हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री का वह जो लेक्चर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी में पढ़ाए थे, 2 लेक्चर पढ़ाए थे, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। आइए इसको करते हैं। तो जो लोग इसको देख रहे हैं वो पहले के 2 लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ बारीकियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला द पीरियड फ्रॉम 1773 टू 1858 ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया कैन बी कंसीडर्ड एज। यानी ये पूछ रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था 1773 से 1858 के बीच को, इसे किस प्रकार का कहा जाता है, यानी कैसा माना जाता है। कहा जाता है कि कंपनी फुल्ली पॉलिटिकल हो चुकी थी, या कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल थी, या कंपनी वनली कमर्शियल थी, या कंपनी कमर्शियल और सिविल स्ट्रगल थी। अब आप पढ़े होंगे प्रीवियस के लेक्चर में, तो हमने आपको बताया था कंपनी फुल्ली पॉलिटिकल कब बनाई गई थी। ये बनाई गई थी बहुत बाद में, ये बनाई गई थी 1858 के बाद से। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया अभी तक। ये पढ़ाया गया वनली कमर्शियल, जी वनली कमर्शियल नहीं थी, ठीक है। फिर बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल। तो यहाँ पे कमर्शियल तो थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थी। बेस्ट ऑप्शन क्या है, कमर्शियल एंड सिविल स्ट्रगल। उस समय कंपनी व्यापार कर रही थी और जो नेटिव इंडियन थे उनसे फाइट भी कर रही थी। सिविल स्ट्रगल यानी संघर्ष कर रही थी, यानी अपने वजूद के लिए लड़ रही थी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है डी वाला। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गाट ट्रेडिंग राइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का राइट कब मिला था। सबको बताए थे कि 1600 एडी में, है ना, एलिजाबेथ ने जो है इसको मोनोपोली दिया था ट्रेडिंग का। तो ये ऑप्शन कौन सा है, 1600, ठीक है। और इसमें तीसरे में बोला गया है, तीसरे में क्वेश्चन में आप देखिएगा ध्यान से, क्या बोला गया है, विच एक्ट रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम। कौन सा एक्ट रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट टाइम, यानी मान्यता दे दिया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी ये कहना चाहता है कौन सा एक्ट राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दिया, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो पॉलिटिकल का मतलब राजनैतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक, और फंक्शन माने कार्य। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन सा जो है राजनैतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता देता, वो एक्ट कौन सा था। तो एक्ट आपको हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या ऐसा था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को मान्यता दिया गया था, जी यही वाला था। क्योंकि अमेंडिंग एक्ट में ऐसा कुछ पढ़े नहीं थे, पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा कुछ पढ़े नहीं थे, इसमें भी नहीं पढ़े थे। तो ऑप्शन पहला सही है। आप जाएंगे देखेंगे उसमें पहला जो उसके फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, उसमें ये बोला गया इसने जो है कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी मंजूरी दे दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। क्योंकि 1773 में ही गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया था, ठीक है। और उसका जो है पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो वारेन हेस्टिंग था, ठीक। आगे आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया था उसके बारे में विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है, इट डिजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। इसने जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया है, जी बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद इट मेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बना था, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, इसलिए गलत है। इट इस्टेब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, जी सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में स्थापित हुई थी, 1774 में हुआ था, है ना।
74 में हुआ था। ये जो 1775 लिखा है ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो डी में क्या बोला गया है कि इट बैंड ऑन प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब्स। इसने कंपनी ने प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब यानी घूस को बैन कर दिया। जी बिल्कुल सही है। तो यानी डी वाला सही है और कौन सा सही है, ए वाला सही है। तो ए और डी जहां होंगे वही सही है। तो आंसर कौन सा सही है, ओनली ए एंड डी, सी वाला सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में यह बोला है विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से दिए गए कौन से कथन सही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ था। एलिजा एम्पे इसके पहले जो है चीफ जस्टिस थे। आइए देखते हैं क्या फीचर है। बोला गया सुप्रीम कोर्ट वाज फाउंडेड एट कलकत्ता। जी बिल्कुल सही है ना। सर एलिजा एम्पे वाज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस, ये भी सही है। तो कौन सा सही होगा, तीसरा, ए एंड बी बोथ। इसमें थोड़ा सी स्पेस की कमी है, बढ़ा लीजिएगा, ए एंड बी बोथ, सी वाला ऑप्शन सही है। आप देखिए 7वां क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में कौन सा गलत है। गलत पूछा है प्यारे भाई, सही आपको नहीं बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय गवर्नर जनरल। जो भी रूल और रेगुलेशन गवर्नर जनरल बनाते थे, है ना, और इसकी काउंसिल बनाती थी, वर नॉट टू बी रिपग्नेंट। रिपग्नेंट माने विरोध में। तो ये विरोध नहीं था द लॉ ऑफ इंग्लैंड। अरे भाई इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट है वही तो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करती थी। तो गवर्नर जनरल ऐसा कानून थोड़ा बनाएगा जो इंग्लैंड के कानून के विरुद्ध होगा। अगर बना देगा तो उसको पद से ही हटा देंगे। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। और हमसे पूछा क्या, गलत। तो ऐसे में अब ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा, ये तो ऑप्शन ही करेक्ट है। तो हटाते हैं इसको। दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। जी सेंट्रल लेजिस्लेचर तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था। लेजिस्लेचर का ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो है केंद्रीय, है ना, विधायिका का नींव रखा गया। ऐसा कहीं नहीं है, पूरे एक्ट में केंद्रीय विधायिका का नींव रखा ही नहीं गया। ऑप्शन गलत है। सेंट्रल, अगर यहाँ लेजिस्लेचर की जगह एडमिनिस्ट्रेशन होता तब सही होता। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। इसको काटिए, ऑप्शन गलत है। तो यही आपसे पूछा था विच इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 20 इनकरेक्ट है। और थोड़ा सा और स्लाइड मारते हैं, पहले सी वाले को देख लेते हैं। बैंड इट्स इम्प्लाई टू ट्रेड एंड ब्राइब। ये तो सही है, क्योंकि ये ऑप्शन ही सही है। पूछा है कि रेगुलेटिंग एक्ट ने बैन कर दिया था अपने कर्मचारियों को घूस लेने से और प्राइवेट व्यापार करने से। तो इसलिए गलत सिर्फ अभी तक यही मिला है, बी। देखते हैं नीचे कोड दिया, जी कोड नहीं दिया है। तो कोड नहीं दिया है, तो ऐसे में जो है लास्ट वाला ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन पूछा है इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इसने किया था, तो ये भी सही है। तो हमसे गलत पूछा था, तो इसका परफेक्ट उत्तर कौन सा था, बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवें में बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। हमको करेक्ट ऑप्शन खोजना है। और देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्सक्लूडेड। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था कब आया था, 1781 में। हमने आपको बताया है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ये बोला एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्सक्लूडेड माने निकाल दिया, अलग कर दिया द रेवेन्यू मैटर को फ्रॉम द जरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल सही है, ये उसी के फीचर्स हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसीलिए लाया ही गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है ना। और हमसे पूछा विच आर करेक्ट, कौन से करेक्ट है, तो ये वाला सही है। पिट्स इंडिया एक्ट कंस्टिट्यूटेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पिट्स इंडिया ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। जी बिल्कुल गलत बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो अभी तक ये सही है। फिर पूछा बोर्ड ऑफ कंट्रोल डील्स कमर्शियल अफेयर। जी बिल्कुल गलत बात है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है व्यापार नहीं देखते थे, ये तो देखते थे जो है कमर्शियल की जगह क्या देखते थे, पॉलिटिकल अफेयर से देखते थे। तो ऐसे में ऑप्शन हमारा ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, अभी तक ये सही है। अब डी वाला देखते हैं।
फिलिप फ्रांसिस और जॉन क्लेवेरिंग वर मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। जी बिल्कुल सही है, ये दोनों मेंबर थे। इनके साथ रिचर्ड बारवेल भी थे, तो भूलिएगा मत आप लोग। फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवेरिंग और रिचर्ड बारवेल ये भी मेंबर थे। तो ऐसे में ये भी सही है, तो ए और डी जहां ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो ए और डी, इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया है? ए सही है और डी सही है, तो ए और डी यानी क्वेश्चन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला है कि हु लेड द फाउंडेशन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया। जी प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नींव कौन रखा? लेट द फाउंडेशन या नींव पूछा है, फाउंडेशन माने स्थापना किसने की, तो यानी नींव कौन रखा। तो आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौसी और जॉर्ज मेंशन। तो जॉर्ज मेंशन तो नहीं थे, ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। डलहौसी बहुत बाद में आए हैं, इनको भी हटाइए। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछा फाउंडेशन, हु लेड द फाउंडेशन, नींव कौन रखा। हालांकि कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फादर कहा जाता है, लेकिन नींव इसने नहीं रखा था, कॉर्नवालिस ने। फादर कहलाता है, नींव रखा था वारेन हेस्टिंग ने। तो वारेन हेस्टिंग नींव रखा था, जबकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फादर कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि उसने उसको पॉपुलराइज किया, उसने उसको सुव्यवस्थित किया, है ना, उसके कार्यों में सुधार किया, तो इसलिए इसको फादर बोला जाता है। जबकि फाउंडेशन रखने वाला काम जो है वारेन हेस्टिंग किए थे। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लिखा है, विच एक्ट हैड गिवन ओवरराइडिंग पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओवरराइडिंग पावर किस एक्ट में दिया गया? ओवरराइडिंग मतलब वो अपने काउंसिल के विरुद्ध फैसला सुना सकता है। ठीक है, 1784 में, 1773 में, 1786 में, 1781 में। तो आई होप 1773 में ओवरराइडिंग पावर नहीं मिला था। ठीक, इसको काटिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में देखिए क्या ओवरराइडिंग पावर मिला था? जी इसमें भी नहीं मिला था, इसको भी हटाइए। अब बचा पिट्स इंडिया एक्ट में ओवरराइडिंग पावर का कहीं जिक्र ही नहीं है। ओवरराइडिंग पावर तो दिया गया था 1786 में ना। 1786 में पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 में जब इसको अपॉइंट किया गया तो उसी को ओवरराइडिंग पावर दिया गया था। तो ये ओवरराइडिंग पावर वाला जो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू। जो सही है, करेक्ट है, ऐसे कथनों पर विचार कीजिए। बोला है द एक्ट ऑफ 1786 गेव द ओवरराइडिंग पावर टू द गवर्नर जनरल इन स्पेशल केस इन हिज काउंसिल। जी बिल्कुल सही है, अभी ऊपर हमने लगाया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद द इन द एक्ट ऑफ 1784 फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरेटरी इन इंडिया कॉल्ड ब्रिटिश पाजेशन। 1784 में पहली बार जो कंपनी का टेरेटरी था भारत में, उसको ब्रिटिश पाजेशन यानी ब्रिटिश की संपत्ति बोली गई। क्या ये बात सत्य है? पहली बार ब्रिटिश की संपत्ति बोली गई 1700 कब? 84 में। जी ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी आते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है सी वाले में। एक्ट ऑफ 1786 अबोलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी ट्रेड विथ चाइना। जी ये काम 1786 में हुआ ही नहीं था, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। तो सी वाला इसमें है, इसको काट दीजिए, और सी वाला है इसमें, इसको काट दीजिए। आल तो होगा नहीं, एलिमिनेशन मेथड से जैसे आपको पता चल गया कौन ए और बी सही है, तो ए और बी आपने टिक कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो प्यारे भाई इसमें देखिए पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला है, और जबकि
हम लोग अभी ये पढ़े नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपको बता दें कि इसमें वारेन हेस्टिंग नहीं था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है, ये विलियम बेंटिक होगा, इसका सही उत्तर कौन होगा? विलियम बेंटिक होगा। आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और इसी तरह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इंडियन पॉलिटी का है, लक्ष्मीकांत है, डी डी बसु है, उसका कॉम्बिनेशन हम लोग उससे पूरे दोनों बुक का निचोड़ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम डिटेल में लेके आएंगे। स्पेशली ये क्लास जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो भी वनडे कंपटीशन का जो भी एग्जाम आप देते हैं, उसी के लिए बनाया ही जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।